कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। पटना की कोचिंग नगरी में शुरू हुई टक्कर अब सीधे अदालत के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। एक तरफ देश भर में करोड़ों छात्रों के पसंदीदा शिक्षक रह चुके खान सर, तो दूसरी तरफ गंभीर आरोप, फायरिंग का विवाद, हथियारों के लाइसेंस पर उठे सवाल और लगातार बढ़ती कानूनी मुश्किलें। हर सुनवाई के साथ मामला और ज्यादा उलझता जा रहा है। अब कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है जिससे इस पूरे केस को नया मोड़ दे दिया है। आखिर खान सर की पुरानी फाइलें क्यों खंगाली जा रही है? क्या जमानत मिलने की राह और ज्यादा मुश्किल हो गई है? और इस पूरे विवाद में अब तक क्या क्या हुआ, पूरी खबर आपको बताते हैं स्पेशल स्टोरी में। खान सर की जमानत पर फिर ब्रेक, कोर्ट ने मांगी क्राइम कुंडली, 40 मिनट चली कोर्ट में बहस। चर्चित शिक्षक यूट्यूबर फैजल खान, जिसे पूरा देश खान सर के नाम से जानता है, इस समय एक ऐसे कानूनी मामले में घिरे हुए हैं जिसकी चर्चा सिर्फ बिहार की नहीं बल्कि पूरे देश में हो रही है। उनके खिलाफ चल रहे मामले में फिलहाल उन्हें कोई राहत मिलती हुई तो नजर नहीं आ रही। खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड की जमानत याचिका पर एक बार फिर से सुनवाई टल गई है। मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायालय में इस मामले पर करीब 40 मिनट तक सुनवाई चली। इस दौरान अदालत में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी। सुनवाई के बाद अदालत ने तुरंत कोई फैसला नहीं सुनाया, बल्कि खान सर के पुराने आपराधिक मामलों का पूरा रिकॉर्ड यानी उनकी क्राइम कुंडली कोर्ट में पेश करने का आदेश दे दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार सुबह 10:30 बजे होगी। ऐसे में सबकी नजरें अब अगले दिन होने वाली सुनवाई पर टिकी है कि आखिर अदालत इस मामले में क्या कुछ फैसला सुनाती है। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान जिला जज रुपेश देव ने शिकायतकर्ता रोशन आनंद की ओर से उठाए गए एक अहम मुद्दे पर ध्यान दिया। रोशन आनंद के पक्ष ने अदालत से कहा कि खान सर के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हो चुके हैं और जमानत पर फैसला लेने से पहले अदालत को उनका पूरा रिकॉर्ड देखना चाहिए। इस पर जिला जज ने खान सर का पूरा क्रिमिनल एंटीसीडेंट यानी उनके खिलाफ पहले दर्ज हुए सभी मामलों के रिकॉर्ड्स तलब कर लिए। अदालत ने साफ कहा कि अगली सुनवाई से पहले हर हाल में ये जानकारी कोर्ट के सामने रखी जाए। अदालत ने ये भी कहा कि पुराने मामलों की पूरी जानकारी देखने के बाद ही जमानत याचिका पर आगे फैसला लिया जाएगा। करीब 40 मिनट तक चली इस सुनवाई में खान सर की ओर से उनके वकील रंजन सिंह ने अदालत के सामने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट को बताया कि इस पूरे मामले में कई बातें ऐसी हैं जिन्हें सही तरीके से देखा जाना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ शिकायतकर्ता रोशन आनंद की ओर से भी विस्तार से अपनी दलीलें रखी गई। दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक कानूनी बहस चली। इस दौरान जिला जज रुपेश देव ने यह भी कहा कि ये मामला काफी समय से लंबित है और इसमें जल्द से जल्द फैसला लेना होगा। अदालत ने दोनों पक्षों को निर्देश दिया कि जो भी जरूरी कागज और दस्तावेज हैं उन्हें समय पर कोर्ट में जमा कराए जाए ताकि मामले की सुनवाई बिना किसी देरी से आगे बढ़ सके। अब अगर पूरे विवाद को समझे तो इसकी शुरुआत सिर्फ अदालत से नहीं होती। इसके पीछे कई महीनों से चल रही एक बड़ी लड़ाई है। पटना के मुसहलपुर हाट इलाके में दो बड़े कोचिंग संस्थानों के बीच लंबे समय से जबरदस्त प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन चल रही थी। एक तरफ खान ग्लोबल स्टडीज यानी KGS के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर हैं, जबकि दूसरी तरफ ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद है। दोनों संस्थानों के बीच छात्रों की संख्या को लेकर लगातार मुकाबला रहा। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं के रिजल्ट, टॉपर किस संस्थान से निकला और किसे उसका श्रेय मिलना चाहिए, इन बातों को लेकर भी दोनों पक्षों के बीच कई बार विवाद सामने आए। पहले भी दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं। मारपीट और झगड़े के आरोप भी लग चुके हैं, लेकिन इस बार मामला इतना बढ़ गया कि ये सीधे पुलिस और अदालत तक जा पहुंचा है। उस पूरे विवाद से सबसे बड़ा मोड़ 2 जून की आधी रात को आया।
उसी रात खान सर के कोचिंग सेंटर पर बड़ा हंगामा हुआ। खान सर ने आरोप लगाया कि रोशन आनंद के पक्ष से जुड़े 15 से 20 लोग, जिनमें रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव का भी नाम शामिल था, देर रात उनके कोचिंग सेंटर पहुंचे। खान सर का आरोप है कि इन लोगों ने सेंटर पर हमला कर दिया। वहां तोड़फोड़ की गई, पत्थरबाजी हुई, फायरिंग की गई। इतना ही नहीं, वहां मौजूद स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड के साथ भी मारपीट की गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल तो बन ही गया। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। इस मामले में शुरुआती कार्रवाई के दौरान रोशन आनंद को गिरफ्तार कर लिया गया था। ऐसा लग रहा था कि मामला एक तरफ जा रहा है, लेकिन कुछ समय बाद एक वीडियो सामने आया जिसने पूरे केस की दिशा ही बदल कर रख दी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने पूरे मामले की दोबारा से जांच शुरू की। जांच के दौरान यह आरोप सामने आया कि खान सर के सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी गोलियां चलाई थी। पुलिस का कहना है कि इस फायरिंग की वजह से दोनों कोचिंग संस्थानों का माहौल बेहद प्रभावित हुआ। इसके बाद पुलिस ने खान सर के दोनों ही बॉडीगार्ड्स को हिरासत में ले लिया। जांच आगे बढ़ी तो खान सर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो गई। हालांकि बाद में अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, यानी फिलहाल उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन जांच अभी जारी है। कोर्ट में लाइसेंस बना बड़ा मुद्दा। प्रदीप कुमार के लाइसेंस की जांच। आर्म्स मजिस्ट्रेट को भी नहीं थी सूचना। रोशन आनंद को करीब 12 दिन जेल में रहने के बाद जमानत मिली थी, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। इस पूरे विवाद के दौरान एक और चौंकाने वाली घटना सामने आई। रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में जान चली गई। इस घटना के बाद रोशन आनंद बेहद गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनके भाई की जान ले ली गई है और इसके पीछे खान सर यानी फैजल खान का हाथ है। हालांकि इन आरोपों को लेकर जांच अलग स्तर पर चल रही है और अभी तक अदालत की तरफ से इस मामले में कोई अंतिम फैसला सामने नहीं आया है। फिलहाल अदालत में जो मामला चल रहा है वो मुख्य रूप से फायरिंग और उससे जुड़े कानूनी पहलुओं को लेकर है। मंगलवार की सुनवाई के बाद खान ग्लोबल स्टडीज के लीगल एडवाइजर रंजन सिंह ने मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि अदालत में इस बार सबसे ज्यादा बहस हथियार के लाइसेंस को लेकर हुई है। उन्होंने कहा कि बुधवार को भी इसी मुद्दे पर सुनवाई जारी रहेगी। यानी फिलहाल अदालत का पूरा ध्यान इस बात पे है कि जिन हथियारों का इस्तेमाल हुआ वो कानून के मुताबिक इस्तेमाल किए जा रहे थे या नहीं। पुलिस की जांच में सामने आया कि फायरिंग के दौरान जिस हथियार का इस्तेमाल हुआ वो तालेबर सिंह के नाम पर दर्ज है। तालेबर सिंह उत्तर प्रदेश के कासगंज का रहने वाला है। पुलिस ने उसके हथियार के लाइसेंस की भी जांच की। जांच में पुलिस को पता चला कि उसके लाइसेंस का परमिट पूरे देश में मान्य नहीं था। पुलिस का आरोप है कि इसके बावजूद वो बिना जरूरी अनुमति लिए बिहार लेकर आया था हथियार को और सुरक्षा ड्यूटी करता रहा। पुलिस का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति का हथियार लाइसेंस पूरे भारत के लिए मान्य नहीं है तो दूसरे राज्य में हथियार लेकर ड्यूटी करने के लिए अनुमति लेना कानून के अनुसार जरूरी होता है। पुलिस जांच में एक और बात सामने आई। जांच एजेंसियों का कहना है कि जब तालेबर सिंह बिहार में हथियार लेकर सुरक्षा ड्यूटी कर रहा था तब इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को नहीं दी गई थी और ना ही संबंधित थाने को इसकी सूचना दी गई थी और ना ही आर्म्स मजिस्ट्रेट को बताया गया। पुलिस का कहना है कि हथियार लेकर दूसरे राज्यों में सुरक्षा ड्यूटी करने वाले व्यक्ति के बारे में स्थानीय प्रशासन को जानकारी देना जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो ये कानून की तय प्रक्रिया का पालन नहीं माना जाता है। इसी वजह से पुलिस इस पहलू की भी विस्तार से अब जांच कर रही है। पुलिस ने अपनी जांच में खान सर की भूमिका यानी फैजल खान की भूमिका को लेकर भी कुछ सवाल जरूर उठाए हैं। जांच एजेंसी का कहना है कि तालेबर सिंह को सुरक्षा गार्ड के तौर पर रखने के बाद उसका पुलिस वेरिफिकेशन करवाया ही नहीं गया था। अगर पुलिस वेरिफिकेशन करवाया गया होता तो लाइसेंस का मामला भी वहीं शायद सुलझ चुका होता।
पुलिस का कहना है कि जब भी किसी व्यक्ति को हथियार के साथ सुरक्षा ड्यूटी पर रखा जाता है, सिक्योरिटी के तौर पर रखा जाता है, तो उससे जुड़ी सभी जरूरी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जानी चाहिए। इसमें पुलिस वेरिफिकेशन भी एक अहम हिस्सा माना जाता है। मामले में दूसरे सुरक्षा गार्ड यानी प्रदीप कुमार के हथियार की भी जांच की गई। पुलिस के मुताबिक उसका लाइसेंस उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से जारी हुआ था। जांच में ये बात सामने आई कि उसका लाइसेंस पूरे भारत में मान्य है, यानी इस मामले में लाइसेंस की वैधता को लेकर कोई समस्या नहीं मिली। लेकिन पुलिस ने यहाँ भी एक अलग सवाल उठाया। जांच एजेंसी का कहना है कि प्रदीप कुमार को ये लाइसेंस उसके पिता के जान जाने के बाद आत्मरक्षा के लिए दिया गया था। पुलिस का आरोप है कि इस तरह के लाइसेंस का इस्तेमाल निजी सुरक्षा ड्यूटी के लिए आप नहीं कर सकते हैं। पुलिस का कहना है कि अगर लाइसेंस किसी खास उद्देश्य से दिया गया है तो उसका इस्तेमाल उसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए। इसलिए इस पूरे पहलू को भी जांच का हिस्सा बनाया गया है और अपडेट केस डायरी में दर्ज किया गया है। अब पूरे मामले में अदालत के सामने कई सवाल खड़े हैं। पहला सवाल तो ये है कि क्या खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड्स इस मामले में जमानत ले पाएंगे या फिर नहीं। दूसरा सवाल यह है कि क्या हथियारों का इस्तेमाल पूरी तरह कानून के मुताबिक किया गया था या फिर नहीं। तीसरा सवाल यह है कि जिन लाइसेंसों के आधार पर सुरक्षा ड्यूटी की जा रही थी, क्या वो सभी कानूनी शर्तों को पूरा करते थे। और चौथा सवाल ये है कि क्या स्थानीय प्रशासन को जरूरी जानकारी दी गई थी और क्या पुलिस वेरिफिकेशन जैसी प्रक्रिया पूरी की गई थी। इन सभी सवालों के जवाब अब अदालत में पेश होने वाले दस्तावेजों और पुलिस की जांच पर ही निर्भर करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।